Brought to you by King Soybean Oil, Namaste India and American Pistachio. सबसे पहले बात हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जासूसी के आरोप में ज्योति को पुलिस ने 16 मई को घर से गिरफ्तार किया था। 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा, फिर 4 दिन के लिए रिमांड बढ़ी। खत्म होने के बाद आज यानी 26 मई को उन्हें हरियाणा के हिसार कोर्ट में पेश किया गया और अब उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 9 दिन तक चली पूछताछ में जो बातें सामने आई उनका सार इंडिया टुडे की श्रेया चटर्जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया। ज्योति के फ़ोन और लैपटॉप की डिजिटल जांच में पता चला कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बनाए गए प्रचार तंत्र में शामिल थी। उन्हें पैसे मिले थे, सोर्स की जांच चल रही है। 4 PIOs यानी पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी और उनकी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ। डिजिटल जांच में कोई ग्रुप चैट नहीं मिली, 1-to-1 बातचीत के सबूत मिले। पाकिस्तान में पहली यात्रा के बाद ज्योति को ISI और पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से विशेष वीज़ा और सुरक्षा कवर मिला। ISI से VIP सुविधाएं मिली और अपने फ़ायदे के लिए जानबूझकर उसके इशारों पर काम किया। डिजिटल सबूत इतने पक्के हैं कि ज्योति की कई धाराओं में दोषी ठहराया जा सकता है। गिरफ्तारी वक्त पर हुई जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा टल गया। हालांकि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी लीक की है। ये जानकारी डिजिटल सबूतों की शुरुआती जांच से सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच अभी जारी है और भी नए तथ्य सामने आ सकते हैं। बात पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने की या जासूसी करने की हो रही है तो एक खबर और बताएं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के एक कर्मचारी को पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। CRPF के नियमों के तहत नौकरी से बर्खास्त भी किया गया। पटियाला हाईकोर्ट ने गिरफ्तार कर्मचारी को 6 जून तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मसले पर एक बयान आया NIA का, जिसके मुताबिक गिरफ्तार कर्मचारी का नाम मोतीराम जाट है। वो 2023 से जासूसी में शामिल था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों को दे रहा था। हमें मालूम पड़ा कि वो विभिन्न माध्यमों से पैसे प्राप्त कर रहा था। अगली सुर्खी यूपी से, जहां नोएडा के कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 26 साल के कांस्टेबल सौरभ नोएडा के फेज 3 पुलिस स्टेशन में तैनात थे। 25 मई की रात अपनी टीम के साथ गाजियाबाद गए कादिर नाम के हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए। कादिर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ चोरी और डकैती के 16 मामले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के वक्त पुलिस की टीम गाजियाबाद के नाहल गांव पहुंची। ये इलाका मसूरी थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस टीम ने कादिर को गिरफ्तार किया। इसके बाद जैसे ही उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाने लगा, करीब दर्जन भर लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ। भीड़ से निपटने के लिए पुलिस वाले बाहर निकले। अचानक से गोलियां चली और एक गोली कांस्टेबल सौरभ के सर में लगी। उन्हें पास के यशोदा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोलीबारी में 2 और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अपनी सैलरी से सौरभ के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इसके अलावा कमिश्नरेट के सभी अधिकारी और कर्मचारी 1 दिन की सैलरी के रूप में सहायता राशि देंगे। पर इंतजार हमें इस बात का है कि इस गांव में बलवा करने वालों के साथ क्या न्याय होता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए एक अपराध की। यहाँ एक आदिवासी महिला की मौत का मामला सामने आया। इल्जाम की पहले गैंगरेप हुआ। पेट पर लात मारी गई, जिससे प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट लगी और इतना ज़्यादा खून बहा कि महिला की मौत हुई। पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक की उम्र 40 और दूसरे की 30। इन आरोपियों के नाम हैं हरि और सुनील। इन पर भारतीय न्याय संहिता की हत्या और सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बताया। समय रहते जानकारी मिलती और समय रहते जिला अस्पताल भेजा जाता तो जान बच सकती थी। लगभग सुबह 7 सवा 7 के आसपास पीड़िता को उसके घर वाले घर लेके आ गए। उसके बाद तब पीड़िता ने आकर बताया कि सुनील और हरी नाम के व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती की। घर वालों ने ये मालूम नहीं कि किस कारण से पुलिस को सूचित नहीं किया है, किंतु उसकी मृत्यु लगभग 1.5 से 2 के बीच में हुई है। उसके बाद डायल 100 को सूचित किया। पुलिस को जैसे ही सूचित किया, पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने दावा किया कि गैंगरेप के बाद आरोपियों ने सरिया से महिला की बच्चेदानी निकालकर बाहर फेंक दी, लेकिन इस दावे को पुलिस के अलावा पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सीमा सोटे ने खारिज किया। उन्होंने कहा, चोटें आई हैं लेकिन बच्चेदानी बाहर निकलने वाली बात गलत है। गैंगरेप के दौरान
आंत निकल आई थी, लेकिन यूट्रस यानी गर्भाशय को नुकसान नहीं पहुंचा। जेनाइटल ऑर्गन्स है, उसमें इंटेस्टाइन्स बाहर आए थे, जिसको हमने मेजर किया था तो काफ़ी मतलब 176 इंचेस से ज़्यादा बाहर आया हुआ था। हमने एग्जामिनेशन किया तो कुछ जेनाइटल ऑर्गन्स पे इंजुरीज है, कुछ एब्डोमेन में इंटेस्टाइन भी टेयर है। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं था और उनके जो रेक्टम या एनस पे भी कोई इंजुरी नहीं थी। चलते चलते दो और ज़रूरी खबरें। भारतीय चुनाव आयोग ने द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव की घोषणा की है। कुछ सांसदों का कार्यकाल खत्म होने पर होने वाले चुनाव हैं। असम से 2 और तमिलनाडु से 6 सांसदों का कार्यकाल जून और जुलाई में पूरा हो रहा है। असम से मिशन रंजन दास और वीरेंद्र प्रसाद वैश्य का कार्यकाल 14 जून को पूरा हो रहा है। तमिलनाडु से अम्बुमणि रामदास, एम षडमुगम, एन चंद्रशेखरन, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, पी विल्सन और वाइको का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा होगा। इन सीटों पर 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होंगे और उसी दिन वोटों की गिनती होगी, अगर वोट करने की ज़रूरत पड़ी। ये क्यों कहा? क्योंकि कई दफ़ा जितनी सीटें होती हैं उतने ही नॉमिनेशन होते हैं और तब वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नोटिफिकेशन 2 जून को जारी होगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 14 जून है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया है। ये उपचुनाव 19 जून को होंगे। दूसरी खबर झारखंड से, जहां के लातेहार जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें मनीष यादव नाम का एक नक्सली मारा गया। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। पलामू के डीआईजी YS रमेश ने इस खबर की पुष्टि की। वहीं पुलिस ने एक और नक्सली कुंदन खेरवार को गिरफ्तार किया है। उसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। मौके से 2 राइफलें भी बरामद हुई। हम देख रहे हैं कि देश के सुरक्षा बलों को लगातार नक्सली ऑपरेशंस में कामयाबी मिल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पूरा देश इस लाल आतंक से मुक्त होगा। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।